Yes. तो अभी इस चैप्टर के अंदर हम स्पेशली साउंड चैप्टर के ऊपर फोकस करने वाले हैं, मतलब जो वेव्स के ऊपर जो है वो फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज वेव। वेव होता है क्या है, उनको क्या पता है उनको इसके बारे में? नाइन्थ स्टैंडर्ड में या एट स्टैंडर्ड में कभी था आपको वेव्स के बारे में कुछ? व्हाट आर वेव्स? क्वालिटेटिवली तो मतलब ऊपर ऊपर से तो सबको पता रहेगा। व्हाट आर वेव्स? साउंड वेव तो चलो दिखते नहीं है, पहले दिखने वाले बताओ, फिर ना दिखने वाले बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। वाटर, यस, रिपल्स बोलते हैं उसको, ठीक है? रिपल्स प्रोड्यूस्ड ऑन वाटर। अगर स्टिल वाटर का अगर सपोज सरफेस है, उसको अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम टच करते हैं तो उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से सर्कुलर फॉर्म में अलग अलग रिपल्स निकलते हैं, ठीक है? वो एक्सपांड होते जाते हैं, ठीक है? इवन सी वेव्स, ठीक है, टाइड्स जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी एक तरह से वेव्स का एग्जांपल है। और कोई एग्जांपल है? अगर एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसका एक एक एंड सपोज उस तरफ फिक्स करके रखा है, ठीक है, और दूसरा एंड सपोज हमारे हाथ में है, तो दूसरे एंड को अगर हम सपोज एक जब जब देंगे ऐसा, तो वो जब ट्रेवल करेगा इस वेव के अलावा, मतलब स्ट्रिंग के अलावा, और वहां पे जाके पटकेगा, ठीक है? और ये एक तरह से वेव ही हो गया ना। इवन अगर दोनों तरफ से स्ट्रिंग स्ट्रेच करके रखा है और बीच में अगर उसको प्लग करेंगे, वो भी एक तरह से वेव ही है, वेव ही है। इवन जो उसके ऊपर बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स उनको बोलते हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जैसे वायलिन या गिटार आपने देखा होगा, ठीक है? उसके ऊपर भी एक लंबा लंबा एक रॉड होता है और उसके ऊपर वायर्स बिठाए होते हैं, अलग अलग थिकनेस के, अलग अलग डेंसिटी के वायर्स जो है वो वहाँ पे फिट किए होते हैं, और कोई भी एक वायर को हम क्या करते हैं, प्लग करते हैं, उससे ही साउंड निकलता है। एक्चुअली वहाँ पे दो टाइप के वेव्स पैदा हो रहे हैं। एक तो उस स्ट्रिंग के ऊपर भी वेव्स पैदा हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग भी तो वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं, तो वो एक तरह से ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग में भी पैदा हो रहे हैं, और वो वाइब्रेशंस एयर में भी पास हो रहे हैं, और एयर के अंदर पास होने की वजह से वही साउंड बन रहा है, उसके हम साउंड बोलते हैं। तो दो टाइप टाइप के वेव्स, और इवन और एक टाइप के वेव्स है जो स्ट्रिंग के वाइब्रेट करने की वजह से उसका जो बॉक्स होता है ना, वो गोल जो राउंड होता है, वो भी वाइब्रेट करता है, मतलब वो लकड़ी का जो पूरा होता है वो भी वाइब्रेट करने लग जाता है, उसकी वजह से वो उसके अंदर भी वेव्स पैदा होते हैं, ठीक है? ये भी हम देख सकते हैं। इवन जैसे अब ये सपोज बेंच है, ठीक है, इसके ऊपर अगर यहाँ पे अगर टैप करो तो क्या हुआ, एक ये पार्टिकल डिस्टर्ब हो गया, लेकिन वो सिर्फ खुद डिस्टर्ब नहीं हुआ, उसके बाजू वाले को भी उसने डिस्टर्ब किया, उसकी वजह से उसके बाजू वाला भी डिस्टर्ब हुआ, उसकी वजह से उसके बाजू वाला भी, लास्ट तक ये वेव्स ट्रेवल करते हैं, ठीक है? दिस इज द सिंपली वेव। तो अगर सपोज किसी भी पार्टिकल को हम अगर डिस्टर्ब करते हैं, अगर टैप करते हैं या है तो हैमर लेके अगर एक पार्टिकल को हम स्ट्राइक करते हैं, तो वो पार्टिकल डिस्टर्ब नहीं होता, सिर्फ वो उसके बाजू वाला पार्टिकल को भी डिस्टर्ब करता है, और बाजू वाला, इस तरह से डिस्टर्बेंस जो है, ये डिस्टर्बेंस ही ट्रैवल करता जाता है। तो waves is nothing but a disturbance. We can scientifically call it as a oscillatory disturbance. Why? Because every particle is just vibrating. Okay, vibrating. It is performing to and fro motion. That's why it's called as a oscillatory disturbance. So what is the wave? Oscillatory disturbance traveling through a medium without changing its form is actually called as a wave. I repeat again. Oscillatory disturbance traveling through any medium without changing its form is called as a wave. बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है वेव का, इसके अंदर सारे टाइप वेव्स के टाइप्स जो है वो उसमें कवर हो जाते हैं। सिंपली द ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस, ठीक है, व्हिच इज ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। यस। तो अब देखो वेव्स जो है वो अगर ब्रॉड सेंस में अगर देखा जाए तो वेव्स के कौन से टाइप्स है, तो वो देख सकते हैं आराम से। सबसे पहले आता है मैकेनिकल वेव्स, उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और फिर आ जाता है मैटर वेव्स। देखो ये तीनों टाइप्स है वेव्स के, बिल्कुल ब्रॉड सेंस में ये तीन स्पेशल मेन कैटेगरीज है वेव्स के। एक तो मैकेनिकल वेव्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और तीसरा है मैटर वेव्स। अभी इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर स्पेशली हमको मैकेनिकल वेव्स के बारे में ही स्टडी करना है, but just for information we just take the review of all these three first and then go into the details of this first type only. So here mechanical waves are those which require some medium for their propagation.
तो कोई भी वेव प्रोपोगेट होने के लिए अगर उसको मीडियम लगता है तो उसको हम बोलेंगे इट्स अ मैकेनिकल वेव्स। बट इफ इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, then it will be called as an electromagnetic wave. Electromagnetic wave especially is consists of the electric and magnetic fields, ठीक है, which can be produced in vacuum also, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसको मीडियम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, it can travel even in medium or even without any medium, that is called as electromagnetic waves. Light or ultraviolet rays or infrared rays or gamma rays, all these are the examples of this special kind of electromagnetic waves. And matter waves is actually the separate thing which you must have been studied in chemistry in the chapter structure of atom, okay? In the de Broglie's hypothesis, okay? De Broglie hypothesis के अंदर तुमने देखा होगा every moving particle can be considered to be equivalent to a wave. de Broglie's wavelength उसको बोलते हैं या de Broglie's wave बोलते हैं। तो मतलब कोई भी मूविंग पार्टिकल अगर है जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कोई भी फोटोन, इनको हम वेव्स के जैसे ट्रीट कर सकते हैं, इनको मैटर वेव्स बोलते हैं। इसको हमको और भी डिटेल में स्टडी करना ही है एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स के अंदर भी, ठीक है, चैप्टर है आपको एटम्स एंड न्यूक्लियर करके आगे चल के, तो उसके अंदर हमको बहुत डिटेल में इसको स्टडी करना है। और इस वेव्स के बारे में भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी हमको डिटेल में स्टडी करना है 11th स्टैंडर्ड के लास्ट चैप्टर में। इसी टेक्स्ट बुक के अंदर अगर आप खोल के देखो लास्ट या सेकंड लास्ट चैप्टर है एक्चुअली, तो उसका नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उस चैप्टर के अंदर हमको उसको स्टडी करना ही है, बिल्कुल डिटेल में स्टडी करना है। बट इस चैप्टर के अंदर स्पेशली हमको मैकेनिकल वेव्स के बारे में स्टडी करना है, ठीक है, जो कि द वेव्स व्हिच रिक्वायर मीडियम, ठीक है। अभी मैकेनिकल वेव्स इज आल्सो क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, वन इज ट्रांसवर्स एंड अदर वन इज लॉन्जिट्यूडनल। Transverse waves and longitudinal waves, these are the two categories or two types of mechanical waves especially. So what is the difference between these transverse waves and longitudinal waves? We'll see now. So basically transverse waves is the waves in which all the particles just vibrate in a direction which is perpendicular to the direction of propagation of the waves. मतलब for example अगर एक string बंधा हुआ है और उसका एक एंड पॉइंट यहाँ पे फिक्स्ड है और दूसरा एंड पॉइंट यहाँ पे हमारे हाथ में है, और अगर हम यहाँ पे एक जग देते हैं तो वो जग इस तरह से ट्रैवल करेगा, ठीक है, it will form a crust and this crust will just travel along the length of the string. If we just continue to give the jerk here, यहाँ पे अगर हम जग देना कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यूअसली जो वेव्स है वो आगे बढ़ते रहेंगे और हर एक पॉइंट जो है वो डिस्टर्ब होता रहेगा इस तरह से। लेकिन इसमें हम देख सकते हैं आराम से कि हर एक पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, कभी ऊपर जाता है, कभी बीच में आता है, कभी नीचे जाता है, कभी फिर से बीच में आता है, फिर ऊपर नीचे, इस तरह से every particle is vibrating in the direction which is vertical, you can see, but where the wave is traveling horizontal, from left to right, like this. So wave is traveling from left to right, means wave is traveling in the horizontal direction, but the particles are vibrating in the vertical direction, okay? So direction of vibration of the particles is actually up and down, which is perpendicular to the direction of propagation of the waves. That's why this type of wave is called as a transverse waves, ठीक है, इसको हम ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। उसका वही रीजन है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेव्स का जो प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है और पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन का डायरेक्शन है वो बिल्कुल एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। और कौन सा एग्जांपल इसका हम बोल सकते हैं डेली लाइफ में, रिपल्स प्रोड्यूस्ड ऑन वाटर, ठीक है ना, जो वाटर के ऊपर जो वेव्स पैदा होते हैं वो भी इसी टाइप के होते हैं, हम देख सकते हैं इस टाइप के टाइप्स भी बनते हैं। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स बेसिकली। देयर इज अनदर कैटेगरी व्हिच इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल वेव्स व्हिच वी विल डिस्कस नाउ। सो बेसिकली लॉन्जिट्यूडनल वेव्स जैसे हम देखते हैं लॉन्जिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, लेंथ वाइज मतलब पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, trans मतलब perpendicular, but longitudinal means parallel. So when the particles vibrate in a direction which is parallel to the direction of propagation of the waves, then it's called as a longitudinal waves. For example, if suppose there are number of springs kept here, ये spring है, वो दूसरे spring के साथ connected है, वो तीसरे spring के साथ connected है, वो फिर चौथे वाले spring के साथ connected है, और so on like that in this way here. You can just see if suppose we give a jerk at this particular point here, तो यहाँ पे अगर हम एक jerk देंगे, अब देखो हम jerk कैसे देने वाले हैं, यहाँ पे तो हमने jerk ऐसा दिया था,
ऐसे उसको हमने पुश इस तरह से उसको जर्क दिया था। यहाँ पे हम जो जर्क देंगे तो ऐसे देंगे, मतलब पुश और पुल करेंगे उसको। जैसे हम इस स्प्रिंग को थोड़ा प्रेस करेंगे तो वो पार्ट तो कंप्रेस हो जाएगा, but it will not remain compressed for a long time. Soon it will just expand, and while expanding, it will just exert some force on another spring here. तो जैसे ही वो एक्सपांड होगा तो दूसरे वाले स्प्रिंग के ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट करेगा और उसको कंप्रेस कर देगा। बट अगेन वो स्प्रिंग भी हमेशा के लिए कंप्रेस नहीं रहेगा, वो भी एक्सपांड होगा। जैसे वो एक्सपांड होगा तो एक्सपांड होने की कोशिश करने में इस वाले स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। Again, this spring will just get compressed temporarily, but while expanding, it will exert some force on another one and compress it. And that spring also, after expansion, will compress another one. And this cycle will continue. ये चलता ही रहेगा जब तक ये springs है। और even जरूरी नहीं कि एक spring दूसरे spring के साथ connected होना चाहिए। You can just consider this as a uniform spring also. एक uniform spring भी हम consider कर सकते हैं। इस uniform spring के अंदर भी एक portion compress होता है, तो वो पोर्शन एक्सपांड होने के टाइम दूसरे वाले पोर्शन को कंप्रेस कर देता है। वो पोर्शन सिर्फ फिर जब एक्सपांड होगा तो उसके बाद वो तीसरे वाले पोर्शन को कंप्रेस कर देगा। तो इस तरह से जहां पे भी कंप्रेशन होता है, मतलब जहां पे भी स्प्रिंग जो पोर्शन कंप्रेस होता है उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं, कंप्रेशन। और जो पार्ट एक्सपांड हो जाता है तो उसको हम रैरेफैक्शन बोलते हैं। ठीक है, these are the scientific words, ठीक है, which we use normally in this type of waves. Okay, so compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression, rarefactions. These are always alternately produced in case of longitudinal waves. On the other hand, in case of transverse waves, the crust and troughs are produced alternately. Okay, in this way. Crust matlab this convex part of this string will be called as a crust, and trough means concave part of the string will be called as a trough, like this. And this troughs are always produced alternately, and they travel in the direction of the propagation of the waves. And in this case, compressions and refractions are produced alternately, and they continuously travel in the direction of the propagation of the waves. So this is the basic difference between transverse waves and longitudinal waves. So there is a definition kya hai? What is the definition of transverse waves? The direction of vibration of particles ना, ये जो particles है इनका वाइब्रेशन का डायरेक्शन कैसा है, परपेंडिकुलर। वर्टिकल हो तो हम अभी चलो ठीक है ना, अभी इस स्ट्रिंग को हमने हॉरिजॉन्टल पकड़ा है इसलिए ऐसा है। अगर स्ट्रिंग वर्टिकल बन जाएगा तो क्या होगा, हाँ, तो particles will vibrate in horizontal direction, but the wave will propagate in the vertical direction. तो मतलब कहने की बात क्या है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या इसमें हमको अटकना नहीं, हमको कहना क्या है, दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, या अगर स्ट्रिंग को ऐसा भी रख देंगे तो भी चलेगा, इस तरह से अगर रख देंगे स्ट्रिंग को तो भी चलेगा, बट at the same time the particles will be vibrating in this direction, but the wave will be propagated in the direction which is perpendicular to this direction here. So simply you can say the direction of vibration of particles is going to be perpendicular to the direction of propagation of the waves. This is the definition of transverse waves. ठीक है, and longitudinal waves के बारे में क्या बोल सकते हैं, the waves in which the direction of vibration of particles is parallel to the direction of propagation of waves. Learn करो तुरंत, ठीक है, direction of vibration of particles is one phrase and direction of propagation of waves is another one. ठीक है, तो दोनों जब पैरेलल होंगे तो लॉन्जिट्यूडिनल और दोनों जब परपेंडिकुलर होंगे तो ट्रांसवर्स। That's it. So the waves in which the direction of vibration of particles is perpendicular to the direction of propagation of waves is called as a transverse waves. So see, what are the common properties of mechanical waves which are applied in case of transverse waves as well as longitudinal waves equally? तो दोनों की कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है जिसको हम मैकेनिकल वेव्स के प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं? तो उसमें देखो सबसे पहली बात ये है कि the amplitude of vibration of all the particles is equal. Amplitude of vibration, अभी amplitude मतलब क्या होता है पता है हमको? कोई भी पार्टिकल जब वाइब्रेट करता है तो वो एक होता है उसका मीन पोजीशन, ठीक है, ये हुआ उसका मीन पोजीशन। फिर दूसरा होता है उसका एक्सट्रीम पोजीशन, उसमें भी दो एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं। एक्सट्रीम मतलब सबसे ऊपर से ऊपर कितना वो जा सकता है उसको बोलते हैं टॉप एक्सट्रीम पोजीशन, और नीचे से नीचे कितना जा सकता है तो उसको बोलते हैं लोएस्ट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, और बॉटम एक्सट्रीम पोजीशन। सो द डिस्टेंस बिटवीन the mean position and the top extreme position is actually called as amplitude. बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है।
देखो अगर ये पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट हो रहा है, इसमें ये उसका मीन पोजीशन है सपोज, और यहाँ से ऊपर में जब वो जाएगा तो यहाँ तक वो जा रहा है, और नीचे जाने के बाद यहाँ तक वो जा पा रहा है। तो the maximum displacement of the particle from the mean position is actually called as amplitude. ठीक है, and it is always denoted by small a in this case here. ठीक है, उसको small a से हम डिनोट करेंगे बिल्कुल। और even this other distance will also be small, same as small a only. तो मतलब दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस जो है, तो वो मीन पोजीशन से कितना दूर होते हैं? a इतने दूर होते हैं। ठीक है, a is going to be the distance of any either extreme position from the mean position here in this case. अब ये मैं बहुत बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन वो एक्चुअली इतना बड़ा होता नहीं है, वो यहाँ पे होता है, इसके अंदर होने वाला है। तो मतलब ये पार्टिकल जो है वो ये पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट है, और ये पॉइंट मतलब ये पॉइंट रहने वाला है, और ये पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट रहने वाला है। तो मतलब ये पार्टिकल इस तरह से ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, तो उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड, और उसको हम ए से डिनोट करेंगे बिल्कुल। एंड देयर इज अनदर कांसेप्ट कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड of oscillation. What is this time period of oscillation? It is denoted by capital T here. So time period of oscillation means the time taken by the particle to complete full oscillation. One full oscillation. मतलब अभी full oscillation किसको बोलेंगे? मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर बीच में आया, फिर नीचे जाके फिर बीच में आया, इसको बोलेंगे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, one full oscillation means when the particle goes at the extreme position, again comes to the mean position, again goes to the another extreme position, and again comes back to the same position again. That is, then it is called as a one oscillation is completed. So उस पूरा oscillation complete करने के लिए जो time लगता है उसको हम बोलते हैं capital T. That is called as a time period of oscillation. Remember. तो ये एक concept है। और दूसरी तरफ हमारे पास है concept that is called as the frequency of oscillation. Remember. What is this? Frequency of oscillation, it is always denoted by n. Remember n. The frequency of oscillation is simply the number of oscillations performed per unit time by the particle is called as the frequency of oscillation. मतलब एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस किया उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है और अगर एक सेकेंड में 2 वाइब्रेशंस कर रहा है, तो इसका मतलब उसका हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 हर्ट्ज है। 2 hertz. Hertz is a unit, standard unit of frequency. So number of oscillations per unit time. Unit time मतलब 1 second. ठीक है, तो 1 सेकंड में अगर मान लो वो 100 oscillations कर पा रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी 100 हो गया। 1 सेकंड में जितने भी ऑसिलेशन करेगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना कहलाएगा। कभी-कभी फ्रीक्वेंसी पर मिनट में भी मेजर करते हैं, पर मिनट। ठीक है, ऑसिलेशंस पर मिनट। ठीक है, जैसे तुमको पता होगा कि जो हमारा हार्ट जो होता है, हार्ट का जो वाइब्रेशंस है वो 72 वाइब्रेशंस पर मिनट ऐसा होता है। तो वो पर सेकंड भी निकाल सकते हैं, बट दैट विल बी इन फ्रैक्शंस, ठीक है, इन डेसिमल्स, बट दैट्स व्हाई। तो ये इसी वजह से मतलब इसी तरह से हर एक वेव का भी अपना कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम की तरह से डिफाइन किया जाता है। तीसरा है वेवलेंथ ऑफ अ वेव। व्हाट डू वी हैव वेवलेंथ ऑफ द वेव? हाउ कैन वी डिफाइन दैट? Distance between any two crusts or troughs or any two points which are in same phase. In same phase मतलब अब जैसे ये क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब एक फेज ही हो गया ना एक तरह से। ये दूसरा जो है ये क्रस्ट है, तो मतलब ये दोनों पॉइंट्स सेम फेज में है। इवन ये भी उसी फेज में है, ये भी उसी फेज में है ऐसे। तो जो फेज सेम फेज में होने का मतलब वही है कि ऑल द पॉइंट्स शुड बी ऑन क्रस्ट, और ये जो है ये ट्रफ पे है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम फेज में है, लेकिन ये और ये सेम फेज में नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका फेज ही अलग है। ये ट्रफ पे है, ये क्रस्ट पे है। वैसे ही ये वाला जो पार्टिकल है ये अलग फेज में है, ठीक है, ये वाला पार्टिकल और दूसरे फेज में है, ये वाला पार्टिकल और दूसरे फेज में है। इस तरह से जैसे हम यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो फेज चेंज होता जाता है। तो the distance between any two particles, the minimum distance between any two particles which are in same phase is actually called as a wavelength, and this wavelength is always denoted by lambda. Remember, ये उसका सिंबल है, ये तुमने देखा भी होगा मे बी 10th स्टैंडर्ड में। wavelength is denoted by lambda and it's measured in meter. Meter is a standard unit for it, ठीक है, and his amplitude is also measured in meter only.
period is going to be measured in seconds, frequency is measured in hertz, तो मीटर में, ठीक है। और एक कंसेप्ट आता है इसको बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर मींस द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, पर यूनिट डिस्टेंस मतलब अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सेकेंड में कितने वेव्स पैदा होते हैं उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। But here, when we talk about the wave number, then the number of waves per unit distance, मतलब अगर मान लो कि एक unit distance मतलब 1 मीटर डिस्टेंस है या 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, सपोज ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये इस तरह से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है समझो। तो इस डिस्टेंस के अंदर कितने वेव्स बैठ गए, जितने भी होंगे उसको बोलेंगे वेव नंबर। रिमेंबर, ठीक है, वेव नंबर मींस द नंबर ऑफ वेव्स per unit distance and frequency means the number of waves per unit time, that is the difference, ठीक है। So and it is denoted by nu bar generally, nu bar। Then there is a concept of angular frequency and propagation constant। देखो यहाँ पे angular frequency और propagation constant ये क्या होता है। जैसे फ्रीक्वेंसी का तो मतलब तुमको पता है ऑलरेडी, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, नो डाउट। व्हाट डू यू मीन बाय द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज, अब एक्चुअली क्या है ना कि ये जो फेज है, कोई भी पार्टिकल का जो फेज है वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके बारे में हमको बाद में स्टडी करना ही है, और अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही याद करके रख लो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज सिंपली गोइंग टू बी 2 पाई इनटू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब 2 पाई इनटू n and it is always denoted by omega। Omega is the symbol for angular frequency। There is a concept called as a propagation constant, propagation constant, which is simply going to be 2 pi into wave number। वेव नंबर को अगर हम 2 pi से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमको propagation constant मिलेगा। So it can be written as 2 pi into nu bar here। So these are some terms which are to be used in the whole chapter। पूरे चैप्टर के अंदर हमको ये सारे टर्म्स यूज करने हैं और ये सिंबल जो है वो यूज करने हैं, इनकी मीनिंग याद करके रखो ठीक से। यस, तो हम अभी एक्चुअली इनके कॉमन प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे, राइट। मैकेनिकल वेव्स का जो प्रॉपर्टीज है, मतलब ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, इन सब के कॉमन प्रॉपर्टीज जो है वो हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहला क्या बताया था कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स इन द वेव, राइट। दूसरी बात हम बोल सकते हैं हमें कि द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज आल्सो सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स इन द वेव। इवन दिस फ्रीक्वेंसी and wavelength is also same for all the particles in the wave। मतलब इन शॉर्ट हम एक ही लाइन में बोल सकते हैं कि amplitude of vibration, period of vibration, frequency and wavelength is going to be the same throughout the wave। तो किसी भी वेव के लिए ये चार चीजें हमेशा सेम होती है, बिल्कुल। अच्छा, ये एक बात कि वेवलेंथ के बारे में हमने बोला कि the distance between, shortest distance between any two crusts is called as a wavelength। What will you say about the longitudinal waves? How will you define it in case of longitudinal waves? longitudinal waves के अंदर तो क्रस्ट ट्रफ होते ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में वेवलेंथ कैसे डिफाइन करेंगे। समझो यहाँ पे ये स्प्रिंग है, यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ पे रैरेफैक्शन है, फिर से यहाँ पे कंप्रेशन आ गया, फिर से रैरेफैक्शन आ गया, फिर से इधर कंप्रेशन, फिर रैरेफैक्शन एंड सो ऑन लाइक दैट।
देखो ये compression, ये rarefaction, ये compression, rarefaction, again compression, and so on. How will you define the wavelength in case of longitudinal wave, especially distance between any two compressions? We should say shortest distance between any two compressions, because अगर हमने ऐसा बोला कि the distance between any two compressions, तो वो जो सुनने वाला है वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस मेजर करेगा और उसको बोलेगा वेवलेंथ, चलेगा नहीं? क्योंकि अगर उसको हमने फ्रीडम दे दिया कि कोई भी दो कंप्रेशन के बीच में का डिस्टेंस दे दो और उसको वेवलेंथ बोल दो, तो वो ऐसे ही करेगा, कोई भी दो सिलेक्ट करेगा. सो व्हाट वी हैव टू से इज द शॉर्टेस्ट अगर बोल दिया तो उसको ये दो लेना पड़ेगा या तो ये दो लेना पड़ेगा, उससे कम तो कोई है नहीं. इसलिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंप्रेशंस और एनी टू रैरेफैक्शंस आल्सो, उतना फ्रीडम तो दे सकते हैं, ठीक है? कंप्रेशंस के बीच में का मेजर करो या रैरेफैक्शन के बीच में का भी मेजर करो, सेम ही आने वाला है. एंड दैट इज ओनली कॉल्ड एज द वेवलेंथ, नो प्रॉब्लम. यस, जैसे ट्रांसवर्स वेव्स के केस में दो क्रेस्ट्स के बीच में या ट्रफ्स के बीच में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ कहलाता है. इस तरह से तो ये डिस्टेंस वेवलेंथ हो गया, ये भी वेवलेंथ हो गया. Okay, can you tell me what should be the distance between a crust and adjacent trough? What is the distance between crust and adjacent trough in terms of lambda? लैम्बडा होगा या 2 लैम्बडा होगा या लैम्बडा का आधा होगा या लैम्बडा का 1/4 होगा, क्या होगा? ये क्रस्ट और ट्रफ के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? स्ट्रेट डिस्टेंस में बोल रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस. मतलब ये क्रस्ट जो है यहाँ पे है ना वो, और क्रस्ट यहाँ पे है, तो इनके बीच में का जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो कितना रहा होगा? हाफ ऑफ व्हाट? हाफ ऑफ हाँ, मतलब क्रस्ट टू क्रस्ट मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं ना, एंड इट इज डिवाइडेड बाय लैम्बडा ना, half of lambda. Are you convinced with this? Lambda by 2 मतलब, ठीक है? The distance between any crust and adjacent trough will actually be going to be equal to lambda by 2. मतलब कैसे? सीधी बात है, देखो ये क्रस्ट और ये नेक्स्ट वाला जो क्रस्ट है, ये वाला सपोज, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? लैम्बडा है क्या नहीं? उस लैम्बडा को दो टुकड़ों में बांट दो और वो भी बराबर इक्वल पार्ट्स में बांट दो. तो अगर ये पूरा लैम्बडा है तो फिर उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये जो आधा पार्ट उसका बचेगा उसको हम लैम्बडा बाय 2 बोल सकते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट है वो भी उतना ही होगा कि नहीं, उसको भी लैम्बडा बाय 2 भी बोल सकते हैं, बराबर है? Yes, that is you have to understand. Again, if you just ask what is the distance between a compression and a rarefaction? Same lambda by 2, क्योंकि compression to compression distance कितना होता है? लैम्बडा होता है. तो एक compression और rarefaction के बीच में डिस्टेंस जरूर लैम्बडा बाय 2 के बराबर रहेगा, बिल्कुल. Yes. अच्छा, can you tell me how much time will be required to produce one wave? मतलब समझो यहाँ पे एक सोर्स है, इस सोर्स में से वेव्स निकल रहे हैं, ठीक है? अभी वो लाइट का सोर्स मैं दिखा रहा हूँ, लाइट का जरूरी नहीं है, ठीक है? मे बी जस्ट टूरिंग फोर्क और एनी अदर सोर्स, ठीक है? बट इमेजिन करो कि इसमें से वेव्स निकल रहे हैं, ठीक है? तो इसमें से एक पूरा वेव निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा? क्या समझते हो? एक वेव पूरा निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा? उसको तो हम पीरियड बोलते हैं, ठीक है? वही टाइम पीरियड टी है. याद रखो, एक वेव को पूरा निकलने के लिए जो टाइम लगता है उसको भी टाइम पीरियड टी ही बोला जाता है. और इधर का जो पार्टिकल है तो वो सपोज ऊपर जाएगा, फिर बीच में आएगा और फिर नीचे जाके वापस यहाँ पे आएगा, तो उसके लिए जो टाइम लगता है उसको भी हम टाइम पीरियड ही बोलते हैं, और वो दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है? मतलब जितने टाइम के अंदर ये पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा उतने ही टाइम के अंदर ये वेव जो है वो एक पूरा वेवलेंथ इसके इतने डिस्टेंस से आगे बढ़ जाएगा. ये हमेशा होता है, हर एक वेव के बारे में ऐसा होता ही है कि मतलब जितने टाइम के अंदर एक पार्टिकल अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उसी टाइम के अंदर वो एक कंप्लीट वेव निकल आता है, बाहर निकल आता है, ठीक है? सोर्स में से. तो ये हमको समझना है. So that's why the time taken by the one wave to completely emerge will be same as time period t only. So what will be the time interval between
सपोज एक जो यहाँ पे ये जो निकला और यहाँ पे जो निकला, मतलब ये दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना हुआ था? मतलब आधा साइकिल निकलने के लिए कितना टाइम लगता है? एक वेव मतलब 2 साइकिल्स ना, 2 हाफ साइकिल्स। ओके, तो एक आधा साइकिल निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा? हाफ ऑफ व्हाट? हाफ ऑफ टी, नहीं? इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इट विल बी t/2 इन दिस केस। तो मतलब टाइम कितना लगेगा, तो हम बोलेंगे t/2 इस तरह से। और बचा हुआ जो हाफ साइकिल है उसको निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा? जरूर t/2 इतना ही टाइम लगेगा। और दोनों को मिला के ही वो कैपिटल टी बनता है एक्चुअली। ठीक है, तो टाइम की बात करते हैं तो एक वेव के लिए कैपिटल टी इतना टाइम लगता है, ये हमको समझना है। और अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो एक वेव पूरा कंप्लीट होने में या एक वेव निकलने के लिए कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, तो लैम्बडा बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट हियर? ये दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, बताओ, स्ट्रेट डिस्टेंस। टाइम तो t/2 है, ओवर करेक्ट है। व्हाट इज द डिस्टेंस? It should be same as λ/2 only, no? Why? देखो, lambda is the distance between any two crests, but not only any two crests, but between the any two troughs also. Even it is the distance between any two points which are in same phase. मतलब ये वाला पॉइंट, अभी ये देखो ये कौन से फेज में है, तो चेक करो। और अभी ये पूरा वेव के अंदर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये जिस फेज में है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम फेज में है कि नहीं, चेक करो। बिल्कुल सेम फेज में है, क्योंकि ये जो वाला पार्ट है इतना ही पूरा रिपीट होने वाला है कि नहीं, यहाँ पे फिर से रिपीट होने वाला है पूरा का पूरा। देख करके देखो, ये पूरा अगर हम कॉपी करेंगे और उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा कि नहीं? इवन इसको ही कॉपी करके और तीसरी बार पेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो वो तीसरा पार्ट बन जाएगा। इसका मतलब ना सिर्फ दो क्रस्ट के बीच में या दो ट्रफ्स के बीच में डिस्टेंस लैम्डा होता है, बल्कि कोई भी दो पॉइंट्स जो सेम फेज में होते हैं उनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा के बराबर ही होता है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये भी लैम्डा ही रहने वाला है। अगर ये पूरा डिस्टेंस लैम्डा है तो फिर ये कितना होगा, फिर ये वाला तो आधा ही हो गया कि नहीं, क्योंकि दो हाफ साइकिल्स मिलके ही वन फुल साइकिल बन रहा है। तो इसलिए ये जो डिस्टेंस है वो जरूर λ/2 होगा। बिल्कुल, ये भी हम समझ सकते हैं। Yes, now we'll just see the propagation of waves. Okay, propagation of transverse waves first and then longitudinal waves. See, transverse waves कैसे propagate होते हैं, इनको डिस्कस करना है। Suppose this is the medium, ये मीडियम है, just like a table surface, okay, or any box for example। देखो, किसी भी बॉक्स को, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि अगर ये टेबल सरफेस है, इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ उसकी वजह से दूसरा पार्टिकल भी डिस्टर्ब हो रहा है। अगर वहां पे तुम कान लगा के देखते हो, ठीक है, या हाथ लगाते हो तो तुमको वाइब्रेशन फील होगा, ठीक है। ये तुमने देखा होगा, अगर कोई ट्रेन का पटरी होता है, ट्रेन का पटरी, तो अगर सपोज कहीं दूर अगर ट्रेन उसके ऊपर अगर चल रहा है, तो अगर तुम वहां पे कान लगा के सुनते हो तुमको वाइब्रेशन सुनाई देते हैं, ठीक है ना। दैट इज बिकॉज ऑफ द वेव्स ओनली एक्चुअली। तो इसका मतलब वेव्स जो है ट्रांसवर्स वेव्स या लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, ये जो मैकेनिकल वेव्स है उनको मीडियम लगता है। कोई तो भी मीडियम चाहिए, वो सिर्फ एयर में से ही ट्रैवल नहीं करते बल्कि वाटर में से भी ट्रैवल करते हैं और इवन सॉलिड में से भी ट्रैवल करते हैं। तुमने सुना होगा सोनार के बारे में, पता है आपको? सोनार 10th स्टैंडर्ड में था शायद। समंदर का, हाँ, समंदर का डेप्थ मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। जो शिप होता है, तो शिप क्या करता है, एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के इंफ्रासोनिक वेव्स सेंड करता है, सॉरी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो सेंड करता है, और वो वेव्स नीचे जाते हैं और बिल्कुल बॉटम पॉइंट से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आते हैं। और उनको मतलब कंप्लीट लगने के लिए, मतलब जाके वापस आने के लिए लगने वाला जो टाइम है वो टाइम मेजर किया जाता है, और उसके बाद उनका वेलोसिटी भी मेजर किया जाता है, और फिर उसको डिवाइड करके
हम उसका मल्टीप्लाई करके उसका डिस्टेंस निकालते हैं, मतलब कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको डेप्थ मिल जाएगा समंदर का, ठीक है। दिस इज द टेक्निक टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ सी, ओके, व्हिच इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट दैट वेव्स कैन ट्रैवल इन द मीडियम, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो, या चाहे सॉलिड के हो, सॉलिड में से भी वेव्स ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल। इवन तुमने ये भी देखा होगा कि वेव्स कैन ट्रैवल इन एयर आल्सो, एयर के अंदर तो हम बात कर रहे हैं वो उसकी वजह से ही है, इवन, लेकिन सिर्फ साउंड नहीं, बल्कि साउंड के अलावा भी बहुत सारे वेव्स है, मतलब साउंड के भी बहुत छोटे छोटे फ्रीक्वेंसीज और बहुत बड़े बड़े फ्रीक्वेंसीज भी ट्रैवल करते हैं जो हम सुन नहीं सकते, ठीक है, जो मोस्टली बैट्स वगैरह को ही सुनाई देते हैं, ठीक है। सुना होगा कि बैट्स कैसे अपना जो करता है, तो उसके लिए उसके उसके जो माउथ ऑर्गन्स जो है उसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स बाहर निकलते रहते हैं, कंटिन्यूअसली बाहर निकलते रहते हैं, और सामने जो भी चीज है उसके ऊपर टकरा के वो वापस आते हैं, और वो रिफ्लेक्टेड वेव्स को कैच करके वो अपना रास्ता तय करता है। अगर मान लो कि बहुत सारे रिफ्लेक्टेड वेव्स आ रहे हैं, उससे उसको पता चल जाता है कि सामने दीवार है, तो वो अपना स्पीड कम कर देता है, या अगर बहुत थोड़े वेव्स अगर आ रहे हैं तो उससे पता चलता है कि वहां पे छोटा कोई जानवर है जो उसको मतलब वो उसको खा सकता है, तो उसके हिसाब से अगर वो छोटा है तो उसके ऊपर मतलब खाने के लिए वो ये कर सकता है, अटैक कर सकता है, या अगर बहुत बड़ा जानवर है तो उससे भाग भी सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वेव होते हैं, बेसिकली ये हमको अभी मैकेनिज्म देखना है, एग्जैक्टली हाउ द वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब बिल्कुल धीरे धीरे हमको उसका रिप्ले देखना है। जैसे तुमने देखा होगा क्रिकेट के अंदर, अगर मान लो किसी ने सिक्सर मार दिया, तो अगर गलती से हमने मान लो कि बाई चांस अगर देखा ही नहीं कि कैसे उसने सिक्सर मारा, तो उसके लिए क्या किया जाता है, रिप्ले दिखा देंगे नहीं, तो रिप्ले हमेशा बहुत स्लो होता है, तो वो एक्शन तो हो गया, बहुत फास्ट हो गया, लेकिन उसका रिप्ले जो है वो बहुत धीरे 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 करके आपको दिखाया जाता है, ठीक है, 1/2 या 1/8 सेकेंड्स पे आपको दिखाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज रिप्ले। तो वैसे ही रिप्ले हम अभी देखने वाले हैं कि अगर सपोज ये जो मीडियम है, इस मीडियम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हमको पता है कि एवरी मीडियम इज कंसिस्टिंग ऑफ large number of atoms and molecules which are connected to each other by the force of attraction and repulsion as well। तुमको देखा होगा, सपोज ये एटम है, तो एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है, और उसके आसपास होता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, बराबर, और दूसरा एटम सपोज यहाँ पे है, उसका भी सेंटर जो है वो न्यूक्लियस होगा जो पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसके आसपास भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ऑर्बिट्स में जो घूम रहे होंगे इस तरह से, ठीक है। अभी होता क्या है, इसको बेटा बड़ा साइज, चलो इसके 3 ही दिखाए ना हमने, चलो 3 दिखाएंगे दोनों के। तो देखो होता क्या है ना कि एक एटम का न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज and electron is negative charge, so positive and negative attraction will be always be there, and because of that this nucleus will just attract the nuclear electrons of other atom like this, तो दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को वो फोर्स एक्सर्ट करता है, अट्रैक्ट करता है। at the same time this happens for this nucleus and these electrons also, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है वो भी तो पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसकी वजह से वहां पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे डेवलप करेगा, इसकी वजह से ये दो एटम्स जो है दे विल जस्ट ट्राई टू कम क्लोजर, इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये दोनों एटम्स जो है वो नजदीक नजदीक आने के लिए ट्राई करेंगे, बट दे कैन नॉट कम टू मच क्लोजर, बहुत ज्यादा करीब नहीं आ सकते हैं वो, क्यों, क्योंकि there is a positive repulsion also, बिल्कुल, क्योंकि ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव हमेशा रिपेल करते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में रिपल्शन भी तो रहने वाला है, इसलिए वो बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं आ सकते हैं और ज्यादा दूर भी नहीं जा सकते, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स भी हमेशा वहां पे रहने वाला ही है। तो वो रुकते कहाँ पे है, जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, वहां पे आके रुकते हैं, उसको ही हम एटॉमिक सेपरेशन बोलते हैं। एटॉमिक सेपरेशन मतलब डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इज फिक्स्ड, इट इज कांस्टेंट, इट डजंट चेंज। If we just force the atoms to come closer than this distance, then what will happen is the repulsive force will just get dominated, okay, temporarily,
सेम वैसे ही जैसे कोई स्प्रिंग होता है, अगर मान लो ये स्प्रिंग है और उसके साथ दो ब्लॉक्स कनेक्टेड है और ये स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ का है तो वो नॉर्मल ही रहेगा, नो डाउट। लेकिन अगर हमने इन दोनों को अगर नजदीक लाया तो क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है वो कॉम्प्रेस हो जाएगा। तो थोड़े समय के लिए तो वो नजदीक आ जाएंगे, लेकिन वो स्प्रिंग जो है जैसे हमने उसको छोड़ दिया तो दिस स्प्रिंग विल जस्ट ब्रिंग देम बैक टू द सेम सेपरेशन वंस अगेन। Even if suppose these two objects are just forced to go away from each other, अगर मान लो हमने उनको स्ट्रेच करके इस तरह से दूर दूर अगर भेजा तो क्या होगा, दूर जाएंगे, ठीक है, थोड़े समय के लिए जाएंगे टेम्पररी, जब तक उनको हमने खींच के रखा है तब तक वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही छोड़ दिया तो क्या होगा, जैसे हम इसको छोड़ देंगे तो दिस स्प्रिंग विल जस्ट ब्रिंग देम बैक टू द सेम सेपरेशन वंस अगेन। दैट मींस ये स्प्रिंग का काम क्या है, उनको इस डिस्टेंस पे लाके रखना, ठीक है। अगर इससे कम आता है, कम नजदीक आते हैं तो उनको पुश करेगा वो, और अगर वो दूर जाते हैं तो उनको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो द सेम रोल इज प्लेड बाय दिस अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस between these nucleus and electrons here in this case, okay, and that's why these two atoms just behave as if they are connected by a spring like this, and that distance is very crucially fixed, that distance remain always constant, okay. Temporarily the atoms can move away from each other, but as soon as they become free they will just come back to the same position once again। and even इससे भी आगे जाके अगर मान लो इसको हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, एक पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दिया, तो ये जैसे ही वो दूर जाएगा तो वैसे अगर छोड़ दिया जाएगा तो उसकी वजह से वो ऑसिलेट भी तो करेगा, लेकिन ऑसिलेशन भी चलते रहेंगे, क्योंकि जब वो इस पोजीशन पे आएंगे, मतलब ये नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे तो उस समय वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी गेन कर चुके होंगे, और उस वेलोसिटी की वजह से वो उसी डायरेक्शन में उसका मोशन कंटिन्यू करेंगे और अंदर की तरफ स्प्रिंग को कंप्रेस करते चले जाएंगे और ऐसे पोजीशन पे आ जाएंगे। लेकिन इस पोजीशन पे आने के बाद वापस वो स्प्रिंग क्या करेगा, उनको पुश करेगा, दूर लेके जाएगा, और उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो फिर आगे चल के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा, और जैसे जैसे वो दूर जाते हैं तो उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, and they will attain maximum kinetic energy when the spring will be in the normal position, but when the kinetic energy is maximum, due to that kinetic energy they will continue their motion, they cannot stop there, okay, they will continue their motion and they will just attain this position finally। तो मतलब कहने की बात यही है कि अगर इनको एक बार हमने डिस्टर्ब कर दिया दोनों को, तो वो ऐसे 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 डिस्टर्ब ही होते रहेंगे, ठीक है। वो मतलब लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम दे विल जस्ट get disturbed, so the same thing happens in this case also। तो यहाँ पे भी ये जो सारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से डिसाइड किया जाता है। अभी मान लो मैंने हैमर लेके अगर एक पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दिया, जैसे मैंने अभी किया था, ठीक है, तो अगर एक पार्टिकल को मैंने यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया तो दिस पार्टिकल विल जस्ट स्टार्ट वाइब्रेटिंग। सपोज दिस पार्टिकल जस्ट मूव्स टू दिस टॉप पोजीशन हियर, ये उसका वाइब्रेशन का पाथ है, इसका टॉप पोजीशन ये है और लोएस्ट एक्सट्रीम पोजीशन ये वाला है और ये मीन पोजीशन है सपोज, ठीक है। तो जैसे ही वो टॉप पोजीशन पे जाएगा तो क्या होगा, इसमें और इसमें डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि पहले डिस्टेंस इतना ही था, अभी इतना बन गया, तो बढ़ तो गया ना। तो जब ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, this particle will just exert some force on this particle in the upward direction, which will start the motion of this particle in the upward direction here। मतलब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये पार्टिकल जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ना चालू करेगा, लेकिन जब तक ये पार्टिकल ऊपर पहुंचेगा तब तक ये वाला पार्टिकल जो है वो बीच में आ चुका होगा। समझ सकते ठीक से, मतलब ये जो है ये पहले ऊपर गया, ठीक है, और इसको इसने खींचा, लेकिन ये जब स्टार्ट करेगा और जब तक वो ऊपर जाएगा तब तक ये बीच में आ चुका है, ठीक है, बट ये तब तक ऊपर चला जा चुका है, ठीक है। अब वापस इनके बीच में का डिस्टेंस बढ़ गया तो इसकी वजह से ये नीचे की तरफ अपना जर्नी स्टार्ट करेगा, लेकिन जब तक ये नीचे आएगा तब तक ये इधर जा चुका होगा, वापस डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जब तक नीचे जाएगा इधर तब तक ये बीच में आ चुका होगा, मतलब उसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर दिया। अभी फिर से ये जो है ये वापस जब बीच में आएगा तो तब तक ये ऊपर जा चुका होगा, तो वापस डिस्टेंस बढ़ गया, फिर ये जब ऊपर जाएगा तब ये बीच में आ जाएगा, इस तरह से ये चलता ही रहेगा कंटिन्यूअसली। और उससे भी आगे जाके ये भी समझ सकते हो, देखो ठीक है, स्टार्टिंग से देखो फिर से, ये तो हमने सिर्फ दो पार्टिकल्स के बारे में किया, इनको हम चाहिए तो नाम दे देंगे, दिस इज ए बी सी डी ई
F, G, H, and so on like that. So when this particle will just start its motion and just move at the top point, okay, this will just start, right? But so far as this will just reach at the extreme point, this will just come back to the mean position. ये समझ सकते हो? But at the same time, ये जो particle है और ये particle, इन दोनों के बीच में distance बढ़ गया कि नहीं? जरूर. इसकी वजह से this will just start its motion in the upward direction. Now, but so far as this particle will reach at the extreme point, this one will just come back to the mean position again. Okay? और उस समय तक ये जो पार्टिकल है वो नीचे जा चुका है इस तरह से. फिर ये जो अभी ये जो ऊपर गया तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस बढ़ चुका है. So this will start its motion, but so far as this will just move at the top, this will just come to the mean position, this will go at the lowest extreme position, and this will complete one oscillation and come back to the mean position again, like this. Again, the next step में क्या होगा? ये जर्नी स्टार्ट करेगा. ये जब तक लेकिन ऊपर पहुंचेगा तब तक ये बीच में आ जाएगा, ये तब तक नीचे चला जाएगा, ये तब तक बीच में आ जाएगा और ये तब तक ऊपर चला जाएगा. समझ रहा क्या हो रहा है? ठीक है. कंटिन्यूअसली अभी जब तक ये वेव यहाँ तक पहुंचा ही नहीं है तब तक ये पार्टिकल स्टार्ट ही नहीं करेगा. ठीक है. ये पार्टिकल स्टार्ट कब करेगा? जब वेव यहाँ पे पहुंचेगा और वो थोड़ा समय के बाद पहुंचेगा. इसके ऊपर पहुंचेगा, उसके बाद इसके ऊपर पहुंचेगा, इसके बाद इसके ऊपर पहुंचेगा. तो जितना वेव लेट पहुंचेगा अलग अलग पार्टिकल्स पे, तो वो पार्टिकल्स उतना लेट स्टार्ट करेंगे. वो स्टार्ट ही नहीं करेंगे तब तक. ठीक है ना. ये सभी पार्टिकल जो है अब तक रेस्ट में है. They have not started the oscillations yet, but when the waves will just reach them, they will just start vibrating up and down. But तब तक ये जो है वो कई सारे oscillations complete कर चुका होगा. ठीक है ना. तो सबसे पहले oscillation start किसने किया है? ईश्वर ने किया है. तो सबसे ज्यादा फेज जो है वो इसका ही होगा. समझ में आ रहा है? फेज मतलब क्या होता है? फेज मतलब अब जैसे देखो, अगर सपोज एक पूरा ऑसिलेशन है तो पूरा ऑसिलेशन को अगर हम 360 डिग्री में अगर डिवाइड कर देते हैं 360 डिग्री में, तो अगर ये पार्टिकल बीच में है तो बीच में होने से उसका फेज कितना कहेंगे? 0. ठीक है. अब जब वो टॉप पॉइंट पे जाएगा तो उसका फेज कितना बन गया? 90 डिग्री. ऐसे उसको बोल सकते हैं 90 डिग्री. फिर अगर जब वो बीच में आएगा फिर से इन पोजीशन पे तो उसका फेज हम कहेंगे 180 डिग्री बन गया. फिर जब वो नीचे जाएगा लेफ्ट एक्सट्रीम बॉटम एक्सट्रीम पोजीशन पे तो उसका बोलेंगे फेज 270 डिग्री बन गया. और फिर पूरा कंप्लीट करके जब मीन पोजीशन पे आएगा तो उसको बोलेंगे उसका फेज 360 डिग्री बन गया इस तरह से. एंड दिस फेज विल नॉट जस्ट स्टॉप एट 360 ओनली, बट विल जस्ट गो ऑन इंक्रीजिंग इवन बियॉन्ड दैट. 360 के भी आगे 450 है. ठीक है. 450 के भी आगे और 540 भी है, 630 भी है, 720 भी है और इंफिनिटी तक है. नो डाउट. बट नॉर्मली हम क्या करते हैं ना कि ये जो फेज है वो नॉर्मली रेडियन में मेजर करते हैं. रेडियन में जो तुमने ऑलरेडी देखा ही है मैथमेटिक्स के अंदर. ठीक है. तो 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं रेडियन में? π/2 रेडियन. राइट है. π/2 रेडियन. 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन. 270 डिग्री मींस 3π/2 रेडियन और 360 डिग्री मींस 2π रेडियन, like this. The phase will just continuously go on increasing, ठीक है, for the particle which is at the start. तो मतलब स्टार्टिंग वाला जो पार्टिकल है उसका फेज सबसे पहले स्टार्ट होगा और उसका फेज बढ़ता ही जाएगा कंटिन्यूअसली. लेकिन ये जो पार्टिकल है इसका फेज इससे थोड़ा कम रहेगा पहले वाले से. फिर दूसरा जो पार्टिकल है उसका फेज इससे भी कम रहेगा, तीसरे का और भी कम, चौथे का और भी कम और बाकी सबका तो जीरो ही अभी. ठीक है. कभी क्योंकि अभी उन्होंने स्टार्ट किया ही नहीं. But when they will start, their phase will also go on increasing continuously. जब ये यहाँ पे होगा तो ये स्टार्ट करेगा. लेकिन जब तक ये ऊपर पहुंचेगा तब तक ये बीच में आ चुका होगा और तब तक ये नीचे जा चुका होगा, तब तक ये बीच में आ चुका होगा और तब तक ये टॉप पॉइंट पे जा चुका है और अब तब तक ये इधर आ चुका है. तो सबके फेज गिन सकते हो. देखो इसका फेज कितना है? π/2 रेडियन. इसका 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन. ठीक है. इसका कितना है? 270 डिग्री मतलब 3π/2 रेडियन वी कैन से. इसका मतलब 2π रेडियन. ठीक है. रेडियन में हमको बता रहे हैं. और इसका 360 के बाद क्या आएगा? 450. लेकिन रेडियन में कितना आएगा? वो रेडियन में 5π/2 बोलना पड़ेगा उसको. 5π/2 रिमेंबर. और फिर इसका कितना होगा? फिर 3π रेडियन. ठीक है. तो इस तरह से फेज जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाएगा.
ठीक है, एंड दिस हैपेंस इन केस ऑफ द वेव्स, ठीक है, एवरी पार्टिकल जस्ट स्टार्ट्स लेटर देन द प्रीवियस वन, उसके पहले वाले पार्टिकल से लेट फ्लो स्टार्ट करता है, और उसकी वजह से वेव्स उतना जितना जितना लेट पहुंचता है उतना उतना वो पार्टिकल का फेज उतना पीछे रहता है, ठीक है, द पार्टिकल लैग्स बिहाइंड। देखो अगर सपोज किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर इन सारे पार्टिकल्स का अगर हमने फोटोग्राफ निकाला कैसा दिखाई देगा? सपोज इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैंने सारे पार्टिकल्स का फोटोग्राफ निकाला कौन किधर है वो अगर देखा और उसका अगर एक ग्राफ ड्रॉ किया तो कौन किधर मिलेगा? ये तो बीच में है, देखो ये मतलब ये बीच में है, ये किधर है? ऊपर में है कि नहीं? तो ये पार्टिकल है बी वाला पार्टिकल, ये किधर है? बीच में, ये नीचे है, ये वाला बीच में है, ये फिर ऊपर है, तो बाकी सब भी पार्टिकल्स इनके बीच में ही रहेंगे ना, क्योंकि ये तो मैंने सिलेक्टेड पार्टिकल्स ही लिए है, ऐसा नहीं कि पार्टिकल्स यहाँ पे और यहाँ पे ही है, बीच में बिल्कुल नहीं है, बीच में भी तो है ना बहुत सारे पार्टिकल्स, तो वो जो पार्टिकल्स है वो कहाँ पे रहेंगे? इनके बीच में रहेंगे कि नहीं? जरूर, ठीक है। तो अगर हम सबको ज्वाइन करेंगे कौन कौन पार्टिकल कहाँ पे है, तो ये सब अगर हम पिक्चर निकालेंगे या उनका सबका फोटोग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो उस फोटोग्राफ के अंदर कौन कौन कहाँ पे आएगा देखो इधर। So all the particles will join together, will get a curve like this, ठीक है, that's why it's called as a wave। इसलिए हमको उसको मतलब अगर कोई रिपल्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका भी अगर फोटोग्राफ ड्रॉ करते हैं सामने से अगर देख के फोटोग्राफ ड्रॉ करते हैं तो फोटोग्राफ में इस तरह से हमको दिखाई देगा कि कोई पार्टिकल जो है वो इस तरह से कोई ऊपर है, कोई बीच में है, कोई लोएस्ट मीन पोजीशन पे एक्सट्रीम पोजीशन पे है, कोई मीन पोजीशन पे है, कोई एक्सट्रीम पोजीशन पे है। लेकिन इसमें भी हमको ये समझना है कि वो फोटोग्राफ सिर्फ उस इंस्टेंट का है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का है, ऐसा नहीं कि वो परमानेंटली यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है नहीं, वो पार्टिकल यहाँ पे रहने वाला है क्या हमेशा के लिए? नहीं, बिल्कुल अगर एक सेकंड के बाद अगर देखेंगे तो ये पार्टिकल यहाँ पे जा चुका होगा, ये पार्टिकल यहाँ पे जा चुका होगा, ठीक है नहीं, ये पार्टिकल जो है ये वाला जो पार्टिकल था वो यहाँ पे जा चुका होगा, ये वाला पार्टिकल बीच में यहाँ पे आ चुका होगा, ये वाला ऊपर जा चुका होगा, ये वाला इसमें यहाँ पे आ चुका होगा, तो अलग अलग पार्टिकल जो है वो अलग अलग पोजीशन पे आ चुके होंगे, और उन सब का भी अगर हमने फिर से अगर ग्राफ ड्रॉ किया और मतलब एक नेक्स्ट इंस्टेंट पे अगर फोटोग्राफ ड्रॉ किया, फोटोग्राफ निकाला, तो उस फोटोग्राफ के अंदर ये हमको इस तरह से मिलेंगे, ठीक है, मतलब अलग अलग इंस्टेंट पे वो अलग अलग पोजीशन पे होंगे नो डाउट, बट दे विल बी वाइब्रेटिंग इन अप एंड डाउन, इस तरह से अप एंड डाउन हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? अप एंड डाउन ही कर रहा है, लेकिन वेव अगर देखेंगे तो वेव इज प्रोपगेटेड, wave is moving in the forward direction with constant speed here. So this is the mechanism of production of transverse waves, especially ये transverse waves का हो गया। अभी हम देखेंगे how the longitudinal waves are produced। longitudinal waves के प्रोडक्शन में क्या होता है वो हम भी देखेंगे। Suppose there is a tuning fork। हाँ, जब अभी आफ्टर लॉन्ग टाइम सपोज वी जस्ट स्टॉप डिस्टर्बिंग दिस पार्टिकल, अब जैसे मैंने इस यहाँ पे एक बार टैप किया, ठीक है, तो इसका मतलब मैंने एक ही बार टैप किया, वो पार्टिकल डिस्टर्ब करना अभी बंद कर देगा, लेकिन बाकी सब तो डिस्टर्ब होते ही रहेंगे ना उसकी वजह से। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे टैप करना अगर कंटिन्यूस किया, अगर इसको कंटिन्यूसली टैप करते रहे तो क्या होगा कि वो पार्टिकल भी खुद भी डिस्टर्ब होता रहेगा और दूसरों को भी डिस्टर्ब करता रहेगा कंटिन्यूसली, जब तक फर्स्ट पार्टिकल जिसको हम सोर्स बोलते हैं वो जब तक डिस्टर्ब हो रहा है तब तक बाकी सब भी डिस्टर्ब होते रहेंगे, ठीक है, but when this first particle will just stop, then all other particles will also stop, ठीक है, after some time again, क्योंकि ये पार्टिकल जब स्टॉप होगा तो उसके बाद ये स्टॉप होगा, फिर उसके बाद ये स्टॉप होगा, ये उसके बाद स्टॉप होगा, फिर ये स्टॉप होगा, सबसे लास्ट वाला जो है वो सबसे लास्ट स्टॉप होगा, ठीक है। जस्ट जैसे स्टार्टिंग में कैसा था, देखो स्टार्टिंग में ये सबसे पहले स्टार्ट कर रहा है, बाकी सब सोए हुए हैं, ठीक है, जब उसके बाद फिर ये वेव यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वेव्स, तो वैसे वैसे हर एक पार्टिकल जो है वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट करने के टाइम भी ऐसे ही होता है, लेकिन जब स्टॉप करने की बात आती है तो ये सबसे पहले स्टॉप हो जाता है, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे एक एक करके बाकी सब पार्टिकल्स भी स्टॉप होते जाते हैं, तो ये लीडर ही है, ऐसे बोलना पड़ेगा, दिस इज द लीडर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज सोर्स।
तो ये तो हो गया चलो ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में एंड स्पेशली साउंड वेव्स के बारे में। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स मतलब ही, क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का एक एग्जांपल तो मैंने बताया स्प्रिंग का, ठीक है, लेकिन वो दिखने वाला एग्जांपल है, और साउंड जो है वो न दिखने वाला है। साउंड दिखता तो नहीं है, लेकिन होता सब कुछ ऐसा ही है जैसे स्प्रिंग में होता है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि समझो ये ट्यूनिंग फोर्क है, इसके जो दो प्रॉन्ग्स है, इनको जैसे हम वाइब्रेट करके यहाँ पे रखते हैं, तुम देखा होगा ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है, जिसको जैसे ही हमने वाइब्रेट करके इसको यहाँ पे रख दिया, तो ये जो प्रॉन्ग्स है वो हमेशा अंदर बाहर इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। ठीक है ना, तो एक पोजीशन होता है, एक टाइम इंस्टेंट होता है जब ये प्रॉन्ग्स इस तरह से बाहर की तरफ बेंड होते हैं, और एक टाइम इंस्टेंट होता है जब ये प्रॉन्ग्स अंदर की तरफ बेंड होते हैं। ये दो पोजीशन में ही वो आगे पीछे इस तरह से, और वो भी इतना फास्ट कि हमको दिखता भी नहीं। अगर तुमने देखा होगा ट्यूनिंग फोर्क इस तरफ पड़ा हुआ, मैं दिखाता हूँ बाद में, तो अगर सपोज हम उसको स्ट्राइक करते हैं, तो उसके बाद हमको वो वाइब्रेशन जो है वो दिखते भी नहीं, इतने फास्ट होते हैं। मतलब हमको ऐसा लगता है कि वहां पे पूरे पूरे रीजन में वो फैला हुआ है प्रॉन्ग्स जो है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंस ऑफ विजन, बट इट टेक्स प्लेस दैट फास्ट एट अ वेरी वेरी हाई स्पीड। उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है, उसके बेस पे लिखा हुआ होता है मोस्टली, जैसे कि 512 हर्ट्ज या 256 हर्ट्ज। ठीक है, अभी इसका मतलब समझो, 256 हर्ट्ज का मतलब क्या है, एक सेकेंड में 256 वाइब्रेशंस करने वाला है वो, और दिस इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एक्चुअली। 384 या 512 420 हर्ट्ज ऐसे भी फ्रीक्वेंसीज होते हैं। ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के ट्यूनिंग फोर्क्स बनते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा होता है, मतलब एक सेकंड में इतने बार वो आगे पीछे वाइब्रेट कर लेंगे, हमको पता नहीं चलता है, ठीक है, इतने फास्ट वो वाइब्रेट करते हैं। बट इफ यू जस्ट सी द रिप्ले अगेन, आखिर हम रिप्ले देख रहे हैं ना, क्या होता है एग्जैक्टली वो हमको मैकेनिज्म देखना है, तो विल जस्ट शो इट वेरी स्लोली। जैसे हमने इसको स्लोली स्लोली दिखाया, वो होता तो बहुत फास्ट है, लेकिन उसको भी हमने जैसे स्लोली देखा, वैसे ही हमको यहाँ पे भी स्लोली स्लोली देखना है। वी कैन जस्ट कंसीडर द एयर टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल लेयर्स लाइक दिस। ओके, एयर को हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं, टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ layers which are just kept parallel to each other like this. This is the air, ठीक है, एयर का ये स्ट्रक्चर हमने देखा। अभी जैसे ये प्रॉन्ग्स आगे बेंड होता है, मतलब बाहर की तरफ बेंड होता है, अभी ये मैंने एक ही दिखाया है, एक्चुअली दोनों का वैसे ही होने वाला है, ठीक है ना, दूसरे का दिखाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, just for understanding we can just show here. So when this prong will just bend outwards, what will happen is it will just compress the layer of air which is in contact with it, right? तो मतलब जो लेयर उसकी कांटेक्ट में है उसको थोड़ा प्रेस करेगा भी नहीं, बिल्कुल प्रेस करेगा, और जैसे ही वो प्रेस करेगा तो वो जो रीजन है वहां पे कंप्रेशन फॉर्म हो जाएगा। कंप्रेशन मतलब हाई प्रेशर रीजन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, सो यू कैन जस्ट कॉल इट एज अ कंप्रेशन। यस, बट व्हेन दिस prong will just bend inwards, what will happen? There will be a rarefaction produced, a low pressure region will be produced there, ठीक है, बहुत वैक्यूम तैयार हो जाएगा वहां पे। वैक्यूम मतलब वहां पे कुछ था ही नहीं ना पहले, ये जो prong था और वो वहां से हट गया, तो उस केस में उस रीजन में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वैक्यूम होगा। The temporary a very low pressure region will be produced at this portion, that is called as a rarefaction. Yes, but when this prong will just bend out once again, okay, it will just again produce the compression, फिर से compression प्रोड्यूस होगा, लेकिन तब तक ये जो compression है वो तब तक आगे बढ़ जाएगा। So in that case this here compression will be produced, the rarefaction will also get pressed forward, and again next compression will be produced here, okay. But again when this prong will just bend inwards, again vacuum will be created, that will become called as a rarefaction, ठीक है, उसको हम rarefaction बोलेंगे। लेकिन वो rarefaction जब प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, तो इन बाकी सब को आगे पुश कर देगा, ठीक है, बाकी सबको वो आगे प्रेस कर देगा, तो इसका मतलब ये बन जाएगा कंप्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा rarefaction, यहाँ पे आ जाएगा compression, और यहाँ पे rarefaction, like this. Again the same procedure will just continue, ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहेगा कंटिन्यूअसली, क्योंकि तुमने देखा होगा कि साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो मोस्टली हम स्पीकर यूज करते हैं ना साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। कोई भी स्पीकर के अंदर तुमने देखा होगा इस टाइप का एक छोटा एक सर्कल होता है बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, और उस वो जो सेंटर है वहां पे एक पर्दा होता है, देखा कभी, पर्दा होता है जो आगे पीछे अगर बहुत बड़ा डेक अगर है या बड़ा अगर डीजे वगैरह जो होता है ना,
उसको अगर ठीक से देखते हो ना, तो वो पर्दा तुमको दिखाई भी देता है आगे पीछे होता हुआ। ठीक है, तो वो आगे जब आगे आता है तो यही होता है वहां पे भी। जैसे ही वो आगे आता है तो एयर को कंप्रेस कर देता है और वहां पे कंप्रेशन पैदा हो जाता है। और जैसे ही पीछे चला जाता है तो वहां पे वैक्यूम मतलब रेफ्रिजरेशन तैयार हो जाता है। और वो आगे पीछे कंटिन्यूसली करता ही रहता है, करता ही रहता है। और उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यूसली वहां से हमको कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देते हैं। और ये कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन जब हमारे कान पे गिरते हैं तो हमारे कान उसको सेंस कर सकते हैं और उसका मीनिंग समझ सकते हैं। वो तो ब्रेन का काम है उसको मीनिंग समझना और मीनिंग देना। लेकिन ये जो वेव्स जो है, मतलब ये जो साउंड जो है, वो एक्चुअली कंप्रेशंस एंड रिफ्लेक्शंस के फॉर्म में ही प्रोड्यूस करता है। जब तक वो एयर में है तब तक उसको हम सिर्फ कंप्रेशन रिफ्लेक्शन ही बोल सकते हैं। ठीक है, साउंड साउंड को हमको बाद में पता चलता है जब हमारे कान पे गिरता है, तब हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसका मीनिंग समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक वो एयर में है तब तक वो सिंपली वाइब्रेशन रिफ्लेक्शंस के फॉर्म में ही है। तो ये हम समझ सकते हैं। This is the production of longitudinal waves and especially sound in air. Okay. Okay. Now we'll see the properties of transverse waves and longitudinal waves separately. कॉमन प्रॉपर्टीज तो हमने देखा, मतलब जो मैकेनिकल वेव्स के जो प्रॉपर्टीज है वो तो हमने ऑलरेडी देखे कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एंड वेवलेंथ, all these things remains constant for the waves. But we as a transverse waves, especially what are the distinguishing properties which are only there in the transverse waves, not in the longitudinal waves, वो हमको देखने हैं अभी। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर सबसे पहला प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं कि when the transverse waves are produced, the medium gets divided into crusts and troughs. ठीक है, वो तो स्पेशल प्रॉपर्टी है ट्रांसवर्स वेव्स का। दूसरी बात, अभी इसमें देखो जब हम ट्रांसवर्स वेव्स के प्रॉपर्टीज लिस्ट आउट कर रहे हैं तो उसके अंदर वो जो कॉमन प्रॉपर्टीज है उसको लिस्ट आउट मत करो। ठीक है, तो जो डिस्टिंग्विशिंग है, मतलब जो लॉन्जिट्यूडनल के नहीं है, वही हमको यहाँ पे लिस्ट आउट करने हैं। तो ये तो सबसे पहला तो क्लियर हो गया, क्रस्ट एंड ट्रफ्स में डिवाइड हो जाता है। एंड ऑब्वियसली क्रस्ट एंड ट्रफ्स आर प्रोड्यूस्ड alternately and they are equispaced also, equispaced, मतलब क्रस्ट के बाद ट्रफ के बाद क्रस्ट, ये अल्टरनेटली होता है। और दो क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस और ट्रफ के बीच में डिस्टेंस सेम होता है और उसको ही तो वेवलेंथ बोलते हैं, हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, और इसके बाद लॉन्जिट्यूड ट्रांसवर्स वेव्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब क्या है? देखो अगर सपोज कोई स्ट्रिंग है तो उसको अगर सपोज हम ऐसे अगर वाइब्रेशन देते हैं वर्टिकल में, तो सारे पार्टिकल्स ऐसे ही वाइब्रेट करेंगे, दे विल जस्ट फॉर्म अ प्लेन व्हिच विल बी वर्टिकल लाइक दिस। ओके, बट अगर सपोज सेम स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को एक एंड पॉइंट यहाँ पे बंधा हुआ है और अगर हम इसको ऐसे वाइब्रेट कराते हैं, देखो ठीक से ऐसे वाइब्रेट किया मैंने, स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट किया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये सारे पार्टिकल्स जो वैसे ही वाइब्रेट करने लग जाएंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन will actually be horizontal in this way, which is again perpendicular to the direction of propagation again, but it will be horizontal. It is different than this one. So if you just think about the plane of vibration, then that plane will be like this. तो plane ऐसा होगा। Actually, three-dimensional concept है, ऐसा मतलब, ठीक है, perpendicular to the plane of the board. तो ऐसे मतलब सभी पार्टिकल्स भी ऐसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब वेव्स कैसे जाएंगे, देखो ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे वाइब्रेट होंगे ना वेव्स, इसलिए। लेकिन यहाँ पे कैसे जा रहे हैं, वो ऐसे जा रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, मतलब द ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को कैसे करेंगे, ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि वहां पे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, पुश और पुल बस। क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के अंदर जो है, अगर सपोज वो स्प्रिंग वाला एग्जांपल अगर देखते हो तो वहां पे स्प्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, कोई प्लेन तो तैयार नहीं होने वाला है, इसलिए यहाँ पे हमको हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऐसे उसको पुश करना।
बस जो देने वाले हैं हम ऐसे ही पुश के फॉर्म में हम देने वाले हैं। बाकी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, इधर वर्टिकल हम देख सकते हैं या हॉरिजॉन्टल दे सकते हैं। इवन अगर हमारे मन में आता है तो 45 डिग्री पे भी दे सकते हैं, या ऐसा भी दे सकते हैं। जिस एंगल पे चाहिए उस एंगल पे हम उसको ओरिएंट कर सकते हैं और उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन वैसा बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ पोलराइजेशन व्हिच एग्जिस्ट इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ओनली, नॉट इन द लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। ओके, तीसरी बात ये है कि ट्रांसवर्स वेव्स पैदा होने के लिए, मतलब प्रोड्यूस होने के लिए मीडियम के अंदर जो शेप का एक इलास्टिसिटी होना बहुत जरूरी है। शेप का इलास्टिसिटी, क्योंकि देखो अब जैसे ये वेव्स के बारे में बताया कि मैंने, ये यहाँ पे इसके अंदर ट्रांसवर्स वेव्स पैदा हो सकते हैं हमर यूज करके, लेकिन वो ट्रांसवर्स वेव्स एयर के अंदर वैसे पैदा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल को अगर ऐसा मैं डिस्टर्ब करता हूँ तो वो पार्टिकल वो खुद डिस्टर्ब होगा, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसे अगर प्रेशर अगर अप्लाई करता हूँ तो फिर वो कंबाइंड इफेक्ट वहां पे प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होने के लिए वॉल्यूम का इलास्टिसिटी, मतलब वॉल्यूम वापस रिगेन होना, मतलब अगर जैसे होता है ना कि एक प्रॉपर्टी होता है मीडियम के अंदर, अगर उसका हमने वॉल्यूम कंप्रेस किया, जैसे कोई गुब्बारा है उसको चारों तरफ से प्रेस किया तो उसका वॉल्यूम कंप्रेस हो जाएगा। तो थोड़े समय के लिए वो कंप्रेस होगा, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ देंगे तो वापस वो एक्सपांड होगा और अपना शेप साइज रिगेन कर लेगा। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस, which is a separate concept you have to study in the another chapter called as mechanical properties of solids, okay, which is just before than this, but bulk modulus करके एक concept है, इसको हम K से डिनोट करते हैं। K मतलब bulk modulus, याद रखो। और वो ऐसा चीज है जिससे हम कि कोई भी सब्सटेंस कितना इलास्टिक है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कितना इलास्टिक है, वो मेजर कर सकते हैं, याद रखो। दूसरी तरफ होता है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस जिसको हम Y से डिनोट करते हैं। इट इज पोजेस्ड ओनली एंड ओनली बाय सॉलिड्स। ये सिर्फ सॉलिड्स के बारे में ही होता है, सॉलिड्स के अंदर ही ये यंग्स मॉडुलस हुआ करता है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड्स को शेप होता है, वो पता है। ठीक है ना, तो शेप अगर मान लो एक सॉलिड है, इसको अगर मैंने जैसे ये रॉड है, ठीक है, इसको अगर मैंने थोड़ा सा बेंड किया ऐसे, ठीक है, इस तरह से बेंड किया तो थोड़े समय के लिए वो बेंड हो जाएगा, लेकिन जैसे उसको छोड़ दिया तो वापस वो रिगेन करेगा। ये हो गया शेप का इलास्टिसिटी। ये सिर्फ सॉलिड के अंदर होता है, लिक्विड एयर के अंदर ऐसा नहीं होता है। या लिक्विड को ऐसा कर सकते हो कभी, उसको अगर ऐसा करेंगे तो वो उसे वैसे ही बन जाएगा। पानी को अगर प्रेस करेंगे तो वो वैसे ही बन जाएगा। इसलिए लिक्विड और सॉलिड के अंदर शेप का कोई इलास्टिसिटी नहीं होता है। इसलिए मतलब लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिक्विड्स और गैसेस के अंदर इस टाइप के जो ट्रांसवर्स टाइप के जो वेव्स है वो पैदा नहीं होते। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन solids, only in solids. Okay, but the longitudinal waves can be produced in solids, liquids as well as gases, no problem, because longitudinal waves का जो production है it requires the volume elasticity to be possessed by the medium. तो medium के अंदर volume elasticity होना वो longitudinal waves का expectation है, लेकिन किसी भी मीडियम के अंदर यंग्स मॉडुलस का प्रेजेंट होना ये ट्रांसवर्स वेव्स का एक्सपेक्टेशन है। और इसीलिए जिनके अंदर यंग्स मॉडुलस होता है उनके अंदर ही ट्रांसवर्स वेव्स पैदा होते हैं, और जिनके अंदर बल्क मॉडुलस होता है उनके अंदर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स पैदा होते हैं। ठीक है, और हमको ऑलरेडी पता है कि यंग्स मॉडुलस इज पोजेस्ड ओनली बाय सॉलिड्स, so transverse waves are produced only by solids only, but longitudinal waves can be produced by in solids, liquids and gases, no doubt. Okay, and these waves always satisfy the principle of superposition. What do you mean by the principle of superposition? If two waves arrive at a point simultaneously, मतलब एक वेव इस तरफ से आया, एक वेव इस तरफ से आया, तो एक पॉइंट पे जब वो आके मिलते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ये वेव अपना डिस्प्लेसमेंट पैदा करेगा सेपरेट, ये दूसरा वेव भी अपना डिस्प्लेसमेंट पैदा करेगा, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है वो एक्चुअली इन दोनों वेव्स का वेक्टर सम के बराबर रहने वाला है, वेक्टर सम। That is called as the principle of superposition. When two waves arrive at a point simultaneously, each wave produces its own displacement at that point independently of the other, and the resultant displacement at that point is always equal to the vector sum of the displacements produced by each of the waves, or all the waves arriving at that point. ये भी तो नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा। I'll repeat again. See here.
what is the principle of superposition? When two waves arrive at a point simultaneously, imagine karo, when two waves arrive at a point simultaneously, what happens is each wave produces its own displacement at that point independently of the other. मतलब जैसे दूसरा वेव प्रेजेंट है ही नहीं, ऐसा एज्यूम करके वो वेव अपना डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे पैदा करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर, एंड the resultant displacement at that point is always equal to the vector sum of the displacements produced due to all the waves arriving at that point. तो उस पॉइंट पे आने वाले सभी वेव्स के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के बराबर ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है उस पर्टिकुलर पार्टिकल का, जहां पे सभी वेव्स आके मिलते हैं। तो इसका सिंपल एग्जांपल ये है, देखो अगर मान लो एक रिंग है, सिंपल सा रिंग है, इसको अगर मैंने एक रॉड में से पास किया, ठीक है, और इस रिंग को एक स्ट्रिंग बांध दिया, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ओके, दो स्ट्रिंग्स बांध दिए, ओके, और ये जो स्ट्रिंग है वो एक पर्सन के हाथ में दे दिया, उसको बोल देंगे ए, और दूसरा जो स्ट्रिंग का एंड पॉइंट है वो उस दूसरे पर्सन के हाथ में दे दिया, उसको बी बोल दिया। अभी ए ने समझो एक जर्क दिया इस स्ट्रिंग को, ठीक है, इस तरफ से, तो वो क्या होगा, वो जर्क इस स्ट्रिंग के अलाउंग ट्रैवल करेगा इस तरफ, राइट। At the same time, suppose B gives a jerk in the same direction like this, so this jerk will also travel in the same direction in the towards the ring here. तो ये jerk यहाँ पे जब आएगा तो वो jerk इसके ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा कि नहीं रिंग के ऊपर, और उस रिंग की वजह से ये जो रिंग है, इस jerk की वजह से ये जो रिंग है वो मोमेंटली ऊपर उठ जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा ऊपर तरफ, और ये जब jerk यहाँ पे पहुंचेगा तो वो jerk भी ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से ये रिंग जो है वो स्लाइटली ऊपर लिफ्ट हो जाएगा एक सेकंड के लिए, बराबर है। तो अगर दोनों जर्क्स एट अ टाइम अगर पहुंचते हैं यहाँ पे, तो दोनों जर्क्स इस रिंग को ऊपर उठाएंगे, तो वो रिंग ज्यादा ऊपर उठेगा या कम ऊपर उठेगा? ऑब्वियसली ज्यादा ऊपर उठेगा। क्यों? क्योंकि दोनों जर्क्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि इस दूसरे वाले जो पर्सन ने ऐसा जर्क दिया और वो इस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, अभी क्या होगा? अभी ये रिंग जो है वो इस जर्क की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इस जर्क की वजह से ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जब इन दोनों जर्क्स का रिजल्ट होगा, मतलब ये दोनों जर्क यहाँ पे जब एट अ टाइम अगर साइमल्टेनियसली अगर यहाँ पे आएंगे, उस रिंग के ऊपर अगर कोइंसाइड होंगे, तो क्या होगा कि इस जर्क की वजह से वो नीचे जाएगा और इस जर्क की वजह से ऊपर जाएगा, तो मतलब किधर जाएगा? किधर भी नहीं जाएगा। हाँ, जब रिंग इतना छोटा है कि वो भूल जाओ, टिल्ट होना भूल जाओ, it's very small, it's so small that its size is so small as compared to the thickness of this rope. So we can just say that when the two equal forces act on same point simultaneously and they are equal and opposite, जब दो forces equal भी होते हैं opposite भी होते हैं, तो वो एक दूसरे का effect cancel कर देते हैं, right? So because of that the ring will not move at all, वो ring वहाँ पे move ही नहीं होगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वहां पे ही रहेगा, ऊपर रहेगा। So this is called as a vector sum. Vector sum क्यों बोला उसको? डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना, whether both the jerks are in the same direction then there will be addition, but if suppose both of the jerks are going to be there in the opposite direction then there will be a subtraction, ठीक है। ये तो चलो दो रिंग्स के बारे में, मतलब दो स्ट्रिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो मैंने बहुत सारे स्ट्रिंग्स यहाँ पे कनेक्ट करके रखे हैं इसी एक रिंग के साथ, और एक एक स्ट्रिंग का एक एक एंड पॉइंट एक हाथ में दे दिया है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, 6 लोग सपोज खड़े हैं, और वो हर एक अपना अपना जर्क दे रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा? सबके वेक्टर सम के बराबर होगा कि नहीं? वही तो प्रिंसिपल बोल रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज टॉकिंग अबाउट। आई रिपीट अगेन, अभी ठीक से देखो, ठीक से एक एक वर्ड इसको इमेजिन करके देखो ठीक से। व्हेन टू और मोर वेव्स, it is not only limited to two waves only, but it is generalized for n number of waves. If two or more waves traveling in a medium arrive at a point simultaneously, each wave produces its own displacement at that point independently of the other, and resultant displacement at that point is always equal to the vector sum of the displacements produced due to all the waves. समझ लो, पहले लिख के देता हूँ, ठीक है ना? तो मैं वैसे राइट डाउन